नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 जानकारियां हैं दोस्तों। आप यहां पर देख पा रहे हैं बोर्ड पर। तीनों जानकारियां अहम जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दोस्तों, अगले महीने नो पेंशन। जी हां, अगले महीने पेंशन नहीं मिलेगा। सावधान रहें, उसी हिसाब से तैयारियां कर लें। इसको लेकर के सरकार ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। जिसको लेकर लेटर निकाला गया वो भी आगे आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा और बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ क्या ओआरओपी पर गलत नजर लग चुकी है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। बेहद अहम जानकारी है। इसके साथ ही साथ सर्कुलर 504 जिसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। बहुत सारे पेंशनर्स को डबल पेंशन लागू होते हुए भी डबल पेंशन नहीं मिलती है। क्या है जानकारी? ऐसा ही एक केस मेरे सामने आया जिसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, उसका भी एग्जाम्पल दे करके आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 3 जानकारियों को लेकर आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, डबल फैमिली पेंशन लागू है। चेक करें आपकी एलिजिबिलिटी, देखें कब से मिलना चाहिए डबल फैमिली पेंशन का लाभ। जी हां दोस्तों, आप अगर उम्र दराज वाले फैमिली पेंशनर हैं या उनके घर वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उनके नाती नातिन पोते पोती हैं, तो आपको यह जानकारी बेहद अहम जानकारी है, ध्यान से सुन लेना चाहिए दोस्तों। एक केस मेरे पास आया है। एक पेंशनर थे, बहुत पुराने रिटायरी थे, जिनको डबल पेंशन मिलता था। डबल पेंशन मिलता था उनको। पहले फौज के दौरान का एक पेंशन मिलता था, फिर वो एसबीआई में लगे थे। एसबीआई से भी पेंशनेबल सर्विस होकर रिटायर हो गए थे, तो उनको एसबीआई का भी पेंशन मिलता था और एसबीआई और फौज का दोनों पेंशन ले रहे थे। लेकिन सन 2000 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उनके फैमिली पेंशनर हैं, उनकी वाइफ हैं जो आज भी जीवित हैं, आज भी वो फैमिली पेंशन ले रही हैं, तो उनकी वाइफ को एक ही पेंशन दिया गया, क्योंकि उस समय में डबल फैमिली पेंशन का रूल नहीं था। जी हां, बाद में पीसीडीए ने 504 नंबर सर्कुलर अपना निकाल करके डबल फैमिली पेंशन का रूल लागू किया। अब सन 2000 में जब उनकी मृत्यु हुई, जो ओरिजिनल पेंशनर हैं उनकी जब मृत्यु हुई, तो उसके बाद फैमिली पेंशन केवल एक ही पेंशन लिया गया और वो फौज वाला लिया गया, क्योंकि फौज वाला पेंशन में ही उनको ज्यादा फायदा था। तो फौज वाला पेंशन जैसे फैमिली पेंशन शुरू हो गया, उसको आगे 2013 में एक सर्कुलर निकला जिसका नंबर है 504, जिसके जरिए उनको डबल फैमिली पेंशन मिलना था, लेकिन उनको नहीं मिल पाया क्योंकि जानकारी की अभाव। जी हां, अब उसके बाद जब धीरे धीरे आज के डेट में सोशल मीडिया में जानकारियां मिलने लगी, सैनिक पाठशाला के साथ लोग जुड़ने लगे, तो उनको जानकारी मिलने लगी कि उनको भी डबल फैमिली पेंशन लागू है। जब अगर ओरिजिनल पेंशनर ने 2 पेंशन लिए हैं, तो जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जब फैमिली पेंशन शुरू हुआ, पहले 2013 से पहले तो सिंगल ही पेंशन मिलता था, लेकिन 2013 के उस सर्कुलर के बाद डबल फैमिली पेंशन लागू हो गया और जिनको भी पहले नहीं मिला वो भी उसका क्लेम कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, चलिए इसको लेकर के मैं आपको 504 नंबर सर्कुलर पहले दिखाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप पीसीडीए का मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर देख पा रहे हैं, जो कि है सर्कुलर 504 जिसका डेट है 17 जनवरी 2013। ये सर्कुलर मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है वो आगे आपको समझने को मिलेगा, क्योंकि पीसीडीए ने खुद ही इस सर्कुलर का हेडिंग ही डाल दिया मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर। जी हां दोस्तों, ये सर्कुलर जुड़ा हुआ है फैमिली पेंशनर को डबल पेंशन लागू करने के संदर्भ में। दोस्तों, 17 जनवरी 2013 के इस सर्कुलर के निकलने से पहले फैमिली पेंशनर को डबल पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन इस सर्कुलर में आप अगर देखेंगे तो देखिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑफ द इशू रिलेटेड टू डिफेंस सर्विस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन 2012, ग्रांट ऑफ ड्यूअल फैमिली पेंशन फ्रॉम मिलिट्री एज वेल एज सिविल एम्प्लॉयमेंट। देखिए दोस्तों, ये सर्कुलर एक फैमिली पेंशनर को डबल पेंशन लागू करता है। जी हां, आज भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हो सकते हैं, फैमिली पेंशनर्स, जिनको अपने हस्बैंड का या अपने फादर का फैमिली पेंशन डबल पेंशन ना मिल रहा हो। तो ऐसे केसेस में इस सर्कुलर के बेस पर अगर केस प्रोसेस किया जाए तो उनका भी डबल फैमिली पेंशन लागू हो सकता है। और ये सर्कुलर निकाला गया था, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इस लेटर के बेस में, जो कि 17 जनवरी 2013 का ही लेटर है। अब देखिए इसी लेटर के बेस में ये सर्कुलर निकाला गया और
अभी भी ऐसे पेंशनर पाए गए हैं दोस्तों जिनको डबल फैमिली पेंशन लागू होते हुए भी एक ही फैमिली पेंशन मिल रहा है। तो ऐसे में आप भी अपने नानी या जो भी फैमिली पेंशनर हैं, जो पुराने फैमिली पेंशनर हैं, जिनका फैमिली पेंशन इस डेट से पहले ही शुरू हुआ है, उनका जरूर चेक करें कि कहीं उनको भी डबल फैमिली पेंशन तो लागू नहीं है, क्योंकि ये ही वो सर्कुलर है, मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर, जो डबल फैमिली पेंशन को ऑथराइज करता है। तो अभी आप सब ने पीसीडीए का सर्कुलर 504 देखा और समझा कि कैसे डबल फैमिली पेंशन लागू है 17 जनवरी 2013 के इस सर्कुलर के बेस पर। अब दोस्तों, आप अगर पुराने फैमिली पेंशनर हैं या उनके बच्चे हैं, नाती नातिन पोते पोती हैं, तो आप भी जरूर चेक करें कि जो ओरिजिनल पेंशनर थे क्या उनको डबल पेंशन मिलता था। अगर उनको डबल पेंशन मिलता था और फैमिली पेंशनर को केवल एक ही पेंशन मिल रहा है, तो आप भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, आप भी उनका केस प्रोसेस कर सकते हैं, उनको भी डबल फैमिली पेंशन लागू है 17 जनवरी 2013 का इस सर्कुलर के निकलने के बाद। तो जरूर चेक करें और जरूरत के मुताबिक कार्रवाई भी जरूर करें दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अगले महीने पेंशन नहीं मिलेगा, तैयार रहें। मार्च 2026 की तैयारी सरकार ने तो शुरू कर दी है, छुट्टियां भी कर दी रद्द। जी हां दोस्तों मार्च 2026 का महीना अब शुरू होने वाला है और हर साल मार्च का महीना जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर का यानी कि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है। तो ऐसे में आखिरी महीने में वित्त से जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं, जिसको लेकर के वित्त मंत्रालय ने एक लेटर जारी कर दिया, जिसमें वित्त मंत्रालय ने कई सारी छुट्टियां रद्द कर दी हैं, बैंक की भी छुट्टियां, कुछ छुट्टियां रद्द कर दी हैं। तो इसको लेकर के जो लेटर निकाला गया, पहले वो लेटर देखेंगे, फिर आगे मैं बताऊंगा कि पेंशन अगले महीने की क्यों नहीं मिलेगा। चलिए पहले लेटर देखते हैं दोस्तों। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं 20 फरवरी 2026 का लेटर है। ये वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर है दोस्तों। मार्च महीने को लेकर के, यानी कि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है मार्च, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का महीना होता है मार्च। अब इस मार्च के महीने को लेकर के वित्त मंत्रालय ने कमर कस ली है। तो ऐसे में मार्च महीने का पेंशन हमें मार्च के महीने में क्रेडिट नहीं होगा, तो इसको लेकर आप भी तैयारी कर लें। जो पेंशन फरवरी के महीने में आने वाला है उसी को थोड़ा प्लानिंग के साथ खर्चा करें। चलिए अब ये जो आदेश जारी किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से, ऑफिस मेमोरेंडम देखिए, रस ऑफ एक्सपेंडिचर इन मार्च 2026। पहले बोला गया है कि मार्च 2026 जो है 2025-26 वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है, क्लोजिंग महीना है, तो इस वजह से कुछ चीजें इंश्योर करनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है, 1 नंबर का ये पॉइंट देखिए, हेड ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स नीड टू इंश्योर स्मूथ क्लियरेंस ऑफ बिल्स इन पीएओज and monitor daily stock of bills in hand in each PO. Ministry department should consider opening of pay and account office on Saturdays and Sundays falling in March 2026 to clear the pendency of bills in hand। यानी कि वित्त मंत्रालय ने सारे के सारे मंत्रालयों को आदेश जारी कर दिया, जितने भी उनके पे अकाउंट ऑफिसेस हैं जो कि बिल्स क्लियरेंस को लेकर के काम करते हैं, उनको अब मार्च के महीने में सैटरडे संडे नहीं मिलेगा। सैटरडे संडे को जो है अब ओपन डे में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि सैटरडे संडे को भी ये सारे पीएओ वाले अकाउंट्स ऑफिसेस जो हैं वो खुले रहेंगे। आगे कुछ दिनों में बैंक्स के लिए भी ऐसे ही हिदायतें जारी हो जाएंगी दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें और भी कुछ है। देखिए अब ये चौथे पैराग्राफ में भी बताया गया है, इन द लाइट ऑफ द बैंक हॉलीडे फॉलिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च 31 मार्च 2026 ट्यूसडे पब्लिक हॉलीडे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एडवाइज्ड ऑल द एजेंसी बैंक्स to keep all branches of the banks dealing with government receipts and payments open for transaction on March 31, 2026. However, it is expected that all type of bills for payment should be processed on time to avoid the last hour rush in the close of financial year 2025-26। यानी कि 31 मार्च 2026 को छुट्टी है, लेकिन बैंक्स खुले रहेंगे। ये आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन ये दे दिए गए हैं। इसके अलावा भी बाद में भी और भी इसको लेकर गाइडलाइन आएंगे। देखिए कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय ने कमर कस ली है। मार्च जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग महीना होता है उसमें किस तरीके से काम किया जाना है, कैसे बिल्स पेंडिंग ना हो, उनको लेकर कमर कस ली है दोस्तों। तो आप सबने लेटर देखा दोस्तों। 31 मार्च की बैंक की छुट्टी रद्द हो गई है। बाकी जितने भी पे अकाउंट ऑफिस हैं उनके शनिवार की और संडे की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। यानी कि मार्च का महीना पूरा फाइनेंशियल डीलिंग रिलेटेड पूरे काम चलते रहेंगे और सारे वो उनसे रिलेटेड ऑफिसेस खुले रहेंगे। अब चलिए
मार्च का महीना हर साल फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का महीना होता है, जिस वजह से मार्च के महीने में हमें मार्च महीने का पेंशन नहीं मिल पाता है, जो आगे जाकर 1 या 2 अप्रैल या 3-4 अप्रैल तक ही मिल पाता है। पिछली बारी भी ऐसा हुआ है कि मार्च का महीने का इवन पहले तो मैसेज भी आ गया था स्पर्श से, पिछले साल की बात है कि 30 या 31 मार्च का मैसेज आ जाने के बावजूद भी पेंशन का भुगतान अप्रैल के महीने में हुआ है। इसलिए आपको यह एडवांस में जानकारी दे देता हूं कि मार्च महीने का जो पेंशन है वो आपको 1, 2, 3, 4 इन डेट के, अप्रैल के इन 1, 2, 3, 4 के डेट के बीच में मिल पाएगा। इसीलिए आपका अगर कोई ईएमआई वगैरह पड़ता है, ऐसा कोई फिक्स्ड खर्चा पड़ता है, तो फरवरी के महीने में आपको प्लानिंग कर लेना पड़ेगा। फरवरी का जो पेंशन आएगा उसी पेंशन के हिसाब से प्लानिंग कर लेना पड़ेगा, ताकि आपको उसके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह ना लगे। आपको तैयारी कर लेनी है कि मार्च महीने का जो आपका पेंशन है अप्रैल के महीने में मिलेगा, तो अगले महीने पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगले महीने का पेंशन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, अगले महीने का पेंशन मिलेगा, लेकिन वो अगले महीने नहीं मिलेगा, अप्रैल के महीने में मिलेगा दोस्तों। तो तैयारी अपनी उसी हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, क्या 1 रैंक 1 पेंशन अब सरकार को खटकने लग गई है? आगे आए और बचा लें अपने ओआरओपी को। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन क्या ये खटकने लग गई है? क्योंकि ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है, बेहद अहम है। आपको भी आगे आना पड़ेगा अगर आपको अपने 1 रैंक 1 पेंशन को बचाना है। तो आपको अगर पेंशन में बढ़ोतरी 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से बरकरार रखना है तो आपको भी आगे आना पड़ेगा दोस्तों। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको बेहद सचेत रहना है। चलिए मैं दिखाता हूं, समझाता हूं आपको कि मसला क्या है। अब ये देखिए, ये क्या है आपको पता होगा, भारत सरकार ने या 8वें पे कमीशन ने अपने वेबसाइट में जो 18 सवाल पूछे हैं उनमें से ये आपको 16 नंबर सवाल में दिखा रहा हूं। ये सवाल, इसको थोड़ा जूम किया जाए। चलिए अब ये जो 16 नंबर सवाल आप देख रहे हैं, जिस सवाल में सरकार ने क्या पूछा है ये बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं डिफेंस पेंशन के ऊपर बढ़ते हुए बोझ को दिखाने की कोशिश की है, जिस पर आपने जवाब देना है। मैं तो अपने हिस्से का जवाब दे चुका हूं, एक बंदा एक ही बार जवाब दे सकता है, इसलिए आप अगर पेंशनर हैं तो आप जरूर दें जवाब, क्योंकि मैंने लाइव जवाब देते हुए भी वीडियो बना के डाला है कि कैसे जवाब दिया जाता है। 18 सवाल पूछे गए हैं, 18 के 18 सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो 16 नंबर का सवाल है ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए, राष्ट्र के पास सेवारत सैनिक कर्मियों की तुलना में सैन्य पेंशन भोगियों की संख्या कहीं अधिक है। वर्ष 2025-26 में रक्षा पेंशन पर होने वाला खर्च रक्षा वेतन और भत्तों पर होने वाले खर्च से अधिक होने की संभावना है। देखिए क्या बताया गया है, जो 2025-26 का जो साल है उसमें बाकी खर्चों से भी ज्यादा पेंशन पर खर्चा हो सकता है, ऐसा यहां बताया गया है। देखिए कितना अहम है। आगे जैसे जैसे कुल रक्षा पेंशन बिल अनुमानों के अनुरूप बढ़ेगा, इसका प्रभाव उपकरणों और हथियारों की खरीद, उनके रखरखाव और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यह कहा गया है कि अगर पेंशन का खर्चा इसी तरीके से बढ़ता जाएगा तो आगे आने वाले समय में इक्विपमेंट खरीदने में, आधुनिकीकरण में, उनके रखरखाव में इसका फर्क पड़ सकता है, इसका बोझ उसके ऊपर भी पड़ सकता है, ऐसा यहां पर कहा गया है। जो गंभीर लाइनें हैं दोस्तों, और ये जो है 8वें पे कमीशन के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के लाइन है जो बेहद अहम है। आप भी सचेत रहिए, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए कि रक्षा के पेंशनर बोझ नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है फौज के लिए, देश के लिए, उसी वजह से उनको पेंशन मिल रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन भी उनका अधिकार है, क्योंकि जो तीसरे पे कमीशन से पहले कुछ और हुआ करता था और तब से लेकर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग लगातार जारी थी, जो 2014 में जाकर के पूरी की गई। तो इस वजह से 1 रैंक 1 पेंशन को कहीं ना कहीं अब दिखाया गया, क्योंकि अगर रक्षा पेंशन के ऊपर बजट की कमी को दिखाने की कोशिश की गई है तो कहीं ना कहीं ये सवाल ओआरओपी पर भी है, बिल्कुल है, इसलिए आपको जवाब जरूर देना है दोस्तों। आगे देखिए, जनशक्ति लागत और इसके पेंशन बिल में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आप किन बदलावों की सिफारिश करेंगे? यहां पूछा गया है आपसे बदलाव क्या करना चाहते हैं ताकि पेंशन में जो खर्चा हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इस सवाल का अहम जवाब देना जरूरी है कि पेंशन में कटौती नहीं कर सकते, पेंशन का खर्चा जो आना है वो तो आएगा, क्योंकि रक्षा कर्मियों को आप कोई
ऐरे गहरे की तरह से पेंशन नहीं दे रहे हो, उन्होंने अपनी जीवन खपा दी है। वो कोई डिसेबल्ड सोल्जर हैं कि किसी ने अपनी पूरी जवानी निकाल दी, कोई फैमिली से दूर रहा, कई सारे रीजन की वजह से आपको पेंशन दिया जा रहा है। तो इस वजह से जो है रक्षा पेंशन को कटौती करने की या उसमें खर्चा कम करने का प्लानिंग सरकार बिल्कुल ना करे। और आपको भी इस सवाल का जवाब जरूर देना है दोस्तों, आप अपने हिस्से का काम कीजिए। 18 सवालों का जवाब आपको जरूर देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।